1991 में ऐसा क्या हुआ था? Many people say we are a rich nation. No, we are not. We are a poor nation still. या फिर in the last 10-15 years इतनी जल्दी इंडियन रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट होते हुए नहीं दिखी। हाँ, इकोनॉमिक पावर हाउस, चलो। लेकिन एकदम से टर्न देखना, ये क्यों? रिलायंस बंद होने लग जाए, हाउ इंडिया इज स्टिल सेफ? चाहे चाइना पैसे देता था ऑफिशियल्स को, टैक्सेस बढ़ा देगा, इंपोर्ट टैरिफ्स इंक्रीज कर देगा, ताकि if two economists they agree to each other, they are not called to be as economists. कि सुनार की दुकान का कचरा भी ना हाँ। बादामों से महंगा बिकता है। But my opinion is a little bit different. It's absolutely very easy for India to show a growth rate of 7%. तो आई जस्ट वांट टू काउंटर यू। तो हाँ जी प्रीतपाल भाई, हाँ। स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। इट्स एन ऑनर कि आपने हमें टाइम स्लॉट दिया। सेम। प्रीतपाल भाई, जैसे अभी हम इकोनॉमी के ऊपर बात करने ही वाले थे, हाँ, राइट? तो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड जस्ट मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि सुनार की दुकान का कचरा भी ना हाँ। बादामों से महंगा बिकता है, बिल्कुल। राइट? और बेचना खरीदना ये सब इकोनॉमी का ही पार्ट है। बात इकोनॉमी की हो ही गई है, तो इकोनॉमी की बात हो तो इंडियन इकोनॉमी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जिक्र ना हो, ऐसा कभी हो नहीं वन ऑफ सकता। द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट। तो जस्ट उनका भी बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ कि उनकी डेथ की न्यूज़ आई। तो आई वाज कीन कि मैं उनके बारे में कुछ जानूं, उनकी पॉलिसीज के बारे में जानूं कि हाउ ही हेल्प्ड इंडिया टू फॉर्म हिज इकोनॉमिक, टू फॉर्म कंट्रीज इकोनॉमी पॉलिसी, एंड आज उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। मतलब I was listening to one interview of Sanjeev Sanyal, who's the chief economic advisor हमारी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक काउंसिल का, and his opinion was कि 1947 we got political freedom, 1991 we got economic freedom. So 1991 में ऐसा क्या हुआ था? that is the exact point why Dr. Manmohan Singh is credited as one of the greatest economists in the whole world. Why? Because 1991 में our economic situation was such that we were not even having foreign exchange reserves to the tune of 2 weeks. उसके बाद we would have defaulted on the loans. ओके। And from that to current fifth largest economy in the whole world, $600 billion more foreign exchange reserves. Till this point, the 1991 LPG reforms, उसका बहुत बड़ा रोल है. ये So we एलपीजी call रिफॉर्म्स that है क्या? एलपीजी रिफॉर्म्स। liberalization, privatization, globalization. Now, many would already know, but 1991, why I call it and many people call it as economic freedom. उससे पहले when you wanted to do a business, it was considered bad. अभी तो considered it's considered very good इट्स कि business करना चाहते हैं लोग, people want to एंटरप्रेन्योरशिप। entrepreneurship, it's buzzword, startup है हर जगह, all these are buzzwords. उससे पहले it was decredited and it was people were demotivated to do that. एक act थी MRTP, Monopolies Restrictive Trade Practices Act. That was the most restrictive act when it comes to business expansion or business formation. उसको abolish कर दिया था 1991 में. 2002 में एक और एक्ट आया, कंपटीशन एक्ट, दैट वाज मच बेटर कि मोनोपोली होने से बचे. बट 1991 से तो पहले गवर्नमेंट का ये रूल था, गवर्नमेंट का पॉलिसीज ही इस तरह से फ्रेम थी कि बिजनेसेस एक्सपैंड ना कर पाए. सो फ्रॉम दैट लेवल टू पुट दैट इकोनॉमी फ्रॉम दैट ब्लंडरस सिचुएशन, मेक इट ग्रो, and then becoming the prime minister in 2004, and then eventually the trajectory of the economy $1 trillion बनी थी 2007-8 में. उसके बाद 2014-15 के अराउंड इंडियन इकोनॉमी बिकेम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी. उसके बाद 7 साल और लग गए $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में 2021-22 में. 7 साल। 7 साल और लग गए. तो 1991 में अराउंड $270 मिलियन थी, $270 बिलियन. 17 साल 16 साल लगे $1 ट्रिलियन बनने में. 7 साल लगे $2 ट्रिलियन बनने में. ठीक है। 7 साल और लगे $3 ट्रिलियन बनने में. ठीक है। और अभी 4-5 साल लगे अराउंड $4 ट्रिलियन बनने में. तो अभी अनऑफिशियल एस्टिमेट्स आर कि 2024 के एंड तक वी वर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी. ओके। तो वो जो इतने 16-17 साल लगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में, दैट वुडंट हैव बीन पॉसिबल अगर 1991 के रिफॉर्म्स नहीं होते. नहीं होते। एंड इट्स ऑल अबाउट दैट कंपाउंडिंग इफेक्ट विच वी टॉक अबाउट, कि उधर रिफॉर्म्स शुरू हुए, आफ्टर दैट नाउ वी कैन सी आवर इकोनॉमी इन करंट शेप. वो नहीं हुए होते तो still we would have been a very poor nation. We are currently a poor nation, yes. Many people say we are a rich nation. No, we are not. We are a poor nation still, but वो नहीं होता अगर 1991 के reforms नहीं होते.
द एस्पिरेशन टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047 वो नहीं आती अगर हम्म 1991 के रिफॉर्म्स नहीं हम्म, होते। एंड उनमें ही हैड अ मेजर रोल टू प्ले, बट आई विल नॉट से कि उनका ही रोल था बस। डेफिनेटली द रोल ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव वाज देयर, ओके बट ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके नीचे जो भी थे, इकोनॉमिक एडवाइजर्स थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, कॉमर्स सेक्रेटरी थे, ऑल हैड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल टू प्ले। But leadership of that lot, economist lot, हम्म was done by Dr. Singh. ओके So दिस that is enough to say कि आज जो भी हमारी इकोनॉमी है, one credit we can give to him, one very prominent credit can be given to him. Not all the credit because credit तो बहुत सारे लोगों का है, बिल्कुल but one of the biggest credit can be given to him. and it is still regarded he is still regarded as one of the biggest finance Definitely, minister. definitely. By one of the best finance minister and accidental finance minister. तो मेरा इसी के ऊपर ना एक और क्वेश्चन है कि 1991 में जो डॉलर की वैल्यू थी वो थी 17 रुपीज, राइट? 17 पॉइंट कुछ One डेसिमल dollar was प्लेसेस, around that. Huh. ठीक है? एंड टुडे इट इज अराउंड 80 प्लस। 86.2 rupees. हाँ, एटी So सिक्स to पॉइंट get टू $1 अभी we have to shell 86 rupees, 86.2 rupees. और अभी कुछ दिन पहले it was around 85. ओके। कुछ months पहले it was around 84, 83. हम्म And honestly speaking, मैंने अपने लाइफ टाइम में या फिर इन द लास्ट 10-15 years इतनी जल्दी इंडियन रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट होते हुए नहीं देखी। Like it's a very bad situation. It shows our economy in a very bad light. वो तो ठीक है, लेकिन जैसे अब डी वैल्यू हो रही है, राइट? तो डी सुब्रमण्यम वैल्यू नहीं, डिप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट हो डी रही है। वैल्यू इज कि गवर्नमेंट अपनी करेंसी खुद गिराए, ठीक है। जो चाइना करती है। ठीक है। चाइना डी वैल्यूज देयर ओन करेंसी। ठीक है। क्यों करती है? क्योंकि चाइना को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं। हम्म बट इंडिया की करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। गवर्नमेंट डज नॉट वांट इंडियन करेंसी टू बी गोइंग डाउन, ओके। बट करेंसी इज गोइंग डाउन। अब इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ओपिनियन है कि रादर देन सीइंग इट इन अ वे कि इंडियन करेंसी इज गोइंग डाउन, यूएस करेंसी इज बिकमिंग स्ट्रांग। बट बात तो एक ही होगी, बात एक हो गई है, राइट? यूएस की करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो हमारी क्यों नहीं हो रही स्ट्रांग? बिल्कुल। दैट इज द बिल्कुल। रियल क्वेश्चन। तो जीडीपी, डेप्रिसिएशन, इन सब का कोई लिंक भी है? बहुत बड़ा लिंक है, बहुत कैसे? बड़ा लिंक है। जीडीपी, यूजुअली हमारी जब करेंसी डिप्रिशिएट हो हम्म तो हमारी जीडीपी ओवर वैल्यू हो जाएगी। मतलब जीडीपी उतनी होगी नहीं रियलिटी में, हम्म, बट एक्सचेंज रेट चेंज होने से ठीक है। जीडीपी मतलब ऐसी दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स एन एलिफेंट एंड इनसाइड एन एलिफेंट इट्स हार्ट ऑफ अ चींटी। हम्म इट्स लाइक दैट तो मेरा कि बेसिकली बढ़ाते पॉइंट, जाओ, करेंसी की वैल्यू घटाते जाओ, डेप्रिशिएट करते जाओ, डीवैल्यू करते जाओ, इकोनॉमी बड़ी दिखती जाएगी। होगी कि नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। तो बेसिकली यही माय पॉइंट इज टू से कि भाई जब 1991 में डॉलर 17 रुपीज था, अब 82 हो गया। हमारे इकोनॉमी की जो वैल्यूएशन है वो भी इंक्रीज हो गई, टू बिल्कुल। सेवेंटी बिलियन टू अराउंड 5 to 6 ट्रिलियन। 3.7 ट्रिलियन था अभी लास्ट ठीक एस्टिमेट, है। नाउ 4 ट्रिलियन वी कैन से, तो 4 क्या ट्रिलियन। इज इट अ फेक गेम सिनेरियो राइट नाउ गोइंग आउट? फेक गेम सिनेरियो नॉट, क्योंकि इकोनॉमिस्ट एग्री नहीं करेंगे कभी इसमें। ये इकोनॉमिस्ट के आपस में ये बहुत बड़ी चीज है कि इफ टू इकोनॉमिस्ट दे एग्री टू ईच अदर, हम्म दे आर नॉट कॉल्ड टू बी एज इकोनॉमिस्ट्स। ओके। तो ये फिलोसफी है इकोनॉमिस्ट की, वो एग्री कर ही नहीं सकते कभी आपस में। हम्म हर एक का डिफरिंग ओपिनियन होगा इसमें। कोई इसको फेवर करेंगे, बोलेंगे कि इट इज शोइंग द रियल प्लेस, पहले गलत था। हम्म, कोई बोलेंगे पहले सही था, अब गलत है। ठीक है। तो वे यू ड्रॉ दैट लाइन, यू नेवर नो, यू नेवर नो। बट हाउ आई वांट टू मेजर इट, और हाउ आई सी थिंग्स इज कि कॉमन जो लोग हैं, कॉमन मैन, कॉमन पीपल, हम्म उनकी लाइफ बेटर हुई है कि नहीं पहले से। हम्म एंड ऑन अ मास स्केल, इफ देयर लाइफ्स आर बेटर ऑफ देन बिफोर, तो नंबर्स से उनको फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, they say ना prosperity comes from living, not numbers are just a game. नंबर्स आर जस्ट अ गेम, नंबर्स आर फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। हम्म इकोनॉमिस्ट को अच्छा वो कैलकुलेशन कर लेंगे, अपनी हम्म क्लास में पढ़ा देंगे, हम्म एकेडमिक्स में उनको हेल्प हो जाएगा। हम्म बट कॉमन लाइफ ऑफ द पीपल, इज इट बेटर, ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंप्रूविंग और नॉट? हम्म सो रादर देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस इंडेक्स जो भूटान ने लाया था। हम्म तो दैट इज, मतलब दैट इज अ ब्रिलियंट मूव। तो इंडिया शुड, आई थिंक सो, फोकस ऑन दैट हैप्पीनेस एंड बट देर आर डेवलपमेंट। ऑल्सो ब्लेम्स कि भाई जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं या जो बाहर के जो भी रिपोर्ट्स निकालती हैं, दे ट्राई टू मैनिपुलेट मोर ऑफन, दे ट्राई टू मैनिपुलेट। सो कि वो बिगेस्ट एग्जांपल है, एक कंट्री को नीचा दिखा सकें या एक कंट्री को थोड़ा सा उसकी लोगों के सामने बिगेस्ट एग्जांपल इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स।
ओके। अब इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हुँ, उसमें इंडिया वाज शोन इन अ गुड लाइट डेफिनेटली, बट चाइना वाज शोन इन अ इवन बेटर लाइट। तो चाइना की रैंकिंग ज्यादा इंप्रूव करते थे, भाई चाइना पैसे देता था ऑफिशियल्स को, तो वर्ल्ड बैंक ने बंदी कर दी। सर पर बिज़नेस तो चाइना में भी चाइना में ही ज़्यादा है। आज भी जितनी ईज ऑफ कंपनीज़ हैं। डूइंग बिजनेस मीन्स कि बिजनेस कितना आसानी से खोल सकते हो आप, ठीक। कितना आसान है उस कंट्री में बिजनेस तो करना। चाइना में खोलना आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू इट इज इंडिया? इट इज इजी, बट चाइना के अपनी रेगुलेशंस है। चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच इज यूजुअली कर्ब्ड। इंडिया में दैट इज नॉट द केस। इंडिया में द रेगुलेटरी लूपहोल्स आर एग्जिस्टिंग, रेगुलेटरी लूपहोल्स है, बट इट्स मोर फ्री एज अ कंट्री कंपेयर टू चाइना। बिजनेस का डेफिनेटली वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट या इंडिया इंप्रूव्ड इट्स रैंक आल्सो सिग्निफिकेंटली, 40s में आ गया था कुछ। लास्ट रिपोर्ट 2019 2020 के अराउंड आई थी, हुँ, एंड इंडियाज रैंक वाज कंसिडरेबली इंप्रूव्ड इन द लास्ट 5 to 6 years। ओके। बहुत कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट थी। वो भी बिकॉज सम रिफॉर्म्स केम। हुँ, सबसे बिगेस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स वर कि द लिक्विडेशन पीरियड ऑफ द कंपनीज हुँ, दैट वाज रिड्यूस्ड, ओके। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया हुँ, था। हुँ, देन बहुत सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स केम, एंड मोर ऑफ नॉट स्ट्रक्चरल बट प्रोसेस रिफॉर्म्स। ओके। स्ट्रक्चरल तो आए थे, हुँ, बट ज्यादा प्रोसेस रिफॉर्म्स थे कि प्रोसेसेस जैसे 10 प्रोसेस है उसको एक कर दिया, हुँ, हुँ। सिंगल विंडो सिस्टम ले आए, वो सारी चीजें थी। अ, अभी जस्ट ना एक इलेक्शंस हुए थे मोस्ट वेटेड कंट्री के, अमेरिका के, राइट? ओके। तो रिजल्ट आउट हुआ, डोनाल्ड डोनाल्ड जे ट्रम्प के ट्रम्प, यस। केम एज अ विनर, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक कि हाउ इकोनॉमी इज गोइंग टू इफेक्ट वर्ल्ड की भी, ग्लोबली एंड प्लस इंडियन? When we talk about Donald J. Trump, what comes to economists' mind is protectionism. What comes to the people who know economics is trade war. मतलब उनके दिमाग में आता है ट्रेड वॉर। हम्म। प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म मतलब कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, मेक इन इंडिया फॉर इंडियाज केस, एंड इंडिया फर्स्ट। तो प्रोटेक्शनिज्म की बात होती है कि ओके। डोनाल्ड जे ट्रम्प आएगा पावर में, हम्म। टैक्सेस बढ़ा देगा, हम्म। इंपोर्ट इंपोर्ट टैरिफ्स इंक्रीज कर देगा, ताकि लोग दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट ना कर पाए यूएस में, ठीक है। और यूएस की डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो रिवाइव हो। बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। यस, ही टॉक्स अबाउट अमेरिकाज फर्स्ट, बट ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ रेसिप्रोकल सिस्टम। रेसिप्रोकल सिस्टम कैसे? कि इंडिया, व्हेन इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूएस, तो इंडिया वांट्स कि इंडिया के ऊपर कोई टैक्स ना लगे, हम्म। एक्सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। ठीक है। बट इंडिया को जब यूएस से इंपोर्ट करना हो, देन इंडिया वांट्स अ प्रोटेक्शन। बिल्कुल एग्जैक्टली। इंडिया को चाहिए कि भाई यूएस से जब सामान आ रहा है उस पे हम टैक्स लगाएं, ताकि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी बची रहे। व्हाट हम्म। डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स इज दैट अगर आप हमारे इधर एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपको हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे, हम्म। तो हम जब आपके यहाँ एक्सपोर्ट करें तो आप भी हमारे ऊपर कोई टैक्स ना लगाओ। ठीक है। अगर आप हमारे ऊपर टैक्स लगाओगे 20%, तो हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे 100%। फ्रॉम माई ओपिनियन दैट इज द इकोनॉमिक फिलोसफी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इंटरनेशनल ट्रेड को लेके। ठीक है। मैनी कॉल इट एज अ प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी कि वो टैक्स क्यों इंक्रीज कर रहा है, हम्म। बट पहले वो ये बोल रहा है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स पे टैक्स रिड्यूस करो। रिड्यूस करो, राइट। अगर आप रिड्यूस करोगे तो हम भी रिड्यूस कर हम भी देंगे, रिड्यूस कर देंगे। नहीं तो हम और बढ़ा देंगे। वही आइडियोलॉजी, बिल्कुल। अमेरिका फर्स्ट। या बिल्कुल। मुझे लगता है कि सर कोरोना के बाद से ना अभी तक हाँ हाँ। वर्ल्ड अच्छी तरह रिकवर नहीं हुआ, राइट? हम्म। डिजीज निकल गया, लेकिन वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं वो रिकवर नहीं हो पा रही हैं। कभी न्यूज़ सुनते हैं कोई इकोनॉमी रिसेशन में, कभी हम्म। कोई। हम्म। तो रिसेंटली अभी जर्मनी की इकोनॉमी रिसेशन में थी, जहाँ पे बहुत वॉक्स सारी वैगन जैसी इकोनॉमीज, बिल्कुल कंपनी है बिल्कुल। वो शट हम्म। डाउन हो गई हुई है। बिल्कुल। दो दो तीन प्लांट मेजर, वॉक्सवैगन जर्मन कंपनी है, हम्म। तो उधर के दो तीन प्लांट्स वॉक्सवैगन के उधर शट डाउन होना, इट्स अ वेरी बिग डील। इट्स लाइक, मतलब एग्जांपल अगर दूं मैं इंडिया के केस में, इंडिया में टाटा की फैक्ट्रीज बंद होने लग जाए, हम्म। वो वैसी चीज है कि इंडिया में जिस दिन टाटा घाटे में चला चला गया, रिलायंस बंद होने लग जाए, हम्म। तो वो वैसी सिनेरियो है जर्मनी के लिए। तो जर्मनी डेफिनेटली इज इन क्राइसिस। कुछ देर पहले से मतलब हम सुनते थे कि इट इज़ अ पावर हाउस, हाँ इकोनॉमिक पावर हाउस, बिल्कुल। लेकिन एकदम से टर्न देखना, ये क्यों? एक स्ट्रक्चरल इश्यूज इन एन इकोनॉमी। अब दे वुड ब्लेम कि यार ग्लोबल इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स, बट हम्म। दैट्स नॉट ट्रू। उनकी जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं, अभी रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन वर्ल्ड इकोनॉमी का फोकस, rather than improving their trade, increasing their trade, they are becoming inward looking. हम्म। Same problem with Germany. Biggest reason for that is, for Germany, is China competition.
व्हाई? कंपटीशन फ्रॉम चाइना, चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर्स, रिवर्स चाइनीज, इंजीनियरिंग। बिल्कुल चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर्स, दे आर कमिंग टू जर्मनी। जर्मनी इज एन ओपन इकोनॉमी, कोई भी कंट्री की कंपनी आ सकती है। बिल्कुल। तो कार मैन्युफैक्चरर्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना, दे आर टेकिंग द शेयर ऑफ वोक्सवैगन, हुँ, taking the share of German car manufacturer. And Germany is what? A tech hub, a tech powerhouse. बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में अगर जर्मनी पीछे जाना शुरू हो गया, हुँ, तो फिर तो जर्मनी, रिसेशन आना ही आना है, इट्स नेचुरल। जापान में रिसेशन आ रहा है, उनकी पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है। दूसरी ओर, मतलब स्कैंडिनेवियन इकोनॉमीज ले लो, उनमें रिसेशन आ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू क्रिएट एनीथिंग न्यू। हुँ, सस्टेनेबिलिटी की तरफ दे आर गोइंग डेफिनेटली, बट आर दे एबल टू क्रिएट एनीथिंग न्यू? नो। इन्वेंशंस, उन सब चीजों में डेफिनेटली दे आर गुड, बट टू मेक अ इकोनॉमी प्रॉस्पर, ग्रोथ ज्यादा जो चाहिए, उसके लिए यू नीड पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स, which these countries have in a way stopped doing. And who is doing it? China. अ, बेसिकली कि आपने कहा कि जापान में भी रिसेशन आ रहा है, हाँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, हाँ उसमें भी बिल्कुल। रिसेशन आ रहा है, बिल्कुल। राइट? एंड जर्मनी में तो रिसेशन के कारण वॉक्सवैगन वगैरह जैसे यूके में रिसेशन आ रहा है। यूके में रिसेशन। इंडिया में इज़ हाउ इंडिया इज़ स्टिल सेफ? मतलब इंडिया में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी है। ट्रू। हाउ इज़ इट प्लेइंग गुड और इज़ इट समथिंग एल्स? इंडिया इज डेफिनेटली प्लेइंग गुड। बट हाउ? अब मेनी पीपल से कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, 1.4 बिलियन पीपल, विच इज व्हाई इंडिया इज नॉट faltering, एंड इंडिया इज अ पुअर कंट्री। तो पुअर कंट्री, फॉर अ पुअर कंट्री टू शो ग्रोथ is easier than for a developed economy to show growth. Many economists they give this opinion, but my opinion is a little bit different. मेरा थोड़ा different opinion है इसमें, कि the thing is, जैसे मान लो अफ्रीकन नेशंस है, साउथ अमेरिकन नेशंस है, वो तो हमारे से भी गरीब है, हुँ, वो इंडिया जितनी ग्रोथ क्यों नहीं शो कर रहे? इंडिया 1960s में, 70s में अभी से ज्यादा गरीब था, अच्छा। बट 60s डेफिनेटली अभी से तो ज्यादा ही गरीब था। हुँ, 60s और 70s में क्यों नहीं ग्रोथ शो की? हुँ, अभी इफ इंडियन इकोनॉमी इज शोइंग ग्रोथ, वो इसलिए नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन पुअर है या गरीब है, हुँ, हुँ, वो इसलिए है कि इंडियन इकोनॉमी करंटली हैज फ्रेम्ड इटसेल्फ इन अ वे कि कुछ भी हो, ग्लोबल शॉक भी हो, हमारी कंट्री एटलीस्ट 4 या 5% से ग्रो तो करेगी, अगर सब कुछ अच्छा हुआ, गवर्नमेंट टेक्स प्रोएक्टिव मेजर्स, बिजनेसेस अच्छे से परफॉर्म करे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करे, सर्विसेज और एग्रीकल्चर में कोई इश्यू ना आए, तो अराउंड 7% ग्रोथ रेट इंडिया के लिए इस डेट में कुछ भी नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली वेरी इजी फॉर इंडिया टू शो अ ग्रोथ रेट ऑफ 7%। ठीक है। हाँ, अगर बहुत पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हो, तो इट कैन गो अप टू 8%, 9%, जो कि हमने देखा है। इंडिया में 9% ग्रोथ रेट, 8% ग्रोथ रेट न्यू नहीं है। हुँ, 2006-7 वो सारे ईयर्स के अराउंड वी सॉ दिस परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट। ठीक है। एंड डॉक्टर कलाम का भी ओपिनियन था कि डेवलप्ड इंडियन इकोनॉमी बाय द ईयर 2020, बिल्कुल, राइट, बट दैट कुडंट बी अचीव्ड। तो अब हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, उनका गोल है 2047 टू बी डेवलप्ड। फॉर दैट एटलीस्ट 9 to 10% ग्रोथ रेट होना चाहिए हर ज़रूरी है। साल, तभी डेवलप्ड होंगे 2047 में। तो इंडियन इकोनॉमी इज डेफिनेटली इन अ वेरी गुड शेप। हुँ, और इंडियन इकोनॉमी अभी अगर वर्ल्ड में भी क्राइसिस आ जाए, जो कि है, ग्लोबल रिसेशन 2024, दिस वाज अ रियलिटी, मेनी इकोनॉमीज वर ऑन द वर्ज कि वो रिसेशन में आ जाए, बट इंडियन इकोनॉमी वो सेफ्ड। क्यों? एग्ज़ैक्टली। क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आई जस्ट वांट टू काउंटर यू कि आपने कहा कि इंडिया इज प्लेइंग वेल, मतलब जो मैंने भी बोला कि इंडिया प्लेइंग वेल, तो आपने उसका आंसर किया यस। बट लास्ट क्वार्टर की अगर मैं रिपोर्ट्स देखूं तो इंडिया इज नॉट ग्रोइंग दैट गुड, इट्स अ स्लो डाउन। हम्म, स्टॉक मार्केट्स आज भी अभी भी क्रैश कर रही हैं, बिल्कुल। मतलब चाहे बाइडेन हो चाहे ट्रम्प हो। अमेरिकन आर पुलिंग आउट देयर मनी, देयर इन्वेस्टमेंट, राइट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर फॉरेन गोइंग डाउन। इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। तीसरा टैक्सेशन के कारण मिडिल क्लास इज स्क्वीजिंग आउट एंड नैरोइंग डाउन। तो बिल्कुल। हाउ कैन यू क्लेम, या डाटा बैकिंग है कि आप कह रहे हो कि स्टिल इंडिया इज प्लेइंग गुड? देखो, कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक मार्केट, इंडियन इकोनॉमी जब कुछ भी फॉर्म नहीं कर रही थी 2021 में, कोविड 19 का क्राइसिस था, 2020 में, 21 में लॉकडाउन था, जब मार्केट कहाँ पे थी? बहुत हाई थी। बहुत हाई थी। मार्केट बहुत हाई थी। तो मार्केट का इकोनॉमी से लिंक इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट वेरी सिंपल। ये बोलना कि इकोनॉमी ब्लड बात है, ये बोलना कि स्टॉक मार्केट ब्लड बात है, रेडी हो रहा है बस, नीचे जाई जा रही है। अभी अराउंड 23,700 800 है,
हमारा निफ्टी। तो ये बोलना कि निफ्टी कम है तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी कम हो रही है, नॉट ट्रू। ओके। डेफिनेटली लिंक इज देयर, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल लिंक नहीं है, हम्म। थोड़ा सा लिंक है। बट ये बोलना कि स्टॉक मार्केट जो इंडेक्सेस हैं, निफ्टी और सेंसेक्स का जो ट्राजेक्टरी है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है, आई डोंट एग्री टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मोर सो आई विल से कि जब हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर ही नहीं रही थी, हमारी इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन में थी, 2 क्वार्टर से हमारी जीडीपी नेगेटिव में थी, हम्म। तो अराउंड -8 -9% ग्रोथ रेट था हमारा। ठीक है। माइनस माइन माइनस जहाँ ड्यूरिंग पे पहले। लॉकडाउन में, ठीक है, बिल्कुल। होल वर्ल्ड इकोनॉमी वाज इन क्राइसिस। हमारी जो निफ्टी है और सेंसेक्स है वो ऑल टाइम हाई था। उसमें। तो व्हाट आई से इज दैट द रिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टॉक मार्केट इज नॉट एज डायरेक्ट एज वी थिंक। हम्म। ये सिंपल सी चीज है। क्योंकि एक और मैं फैक्ट बताता हूँ इसमें, टू सेकंड दिस आई हैव वन मोर फैक्ट। 2024 में यूके's इकोनॉमी वाज इन अ टेक्निकल रिसेशन, 2 क्वार्टर्स में जीडीपी कम हुई थी उनकी, ठीक है। -0.1 ही हुई थी, बट कम हुई थी। ठीक है। उस टाइम पे उनकी स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा था। सो टू से कि स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे है और इकोनॉमी हमारी अच्छी कर रही है या बुरी कर रही है, इज नॉट अ वेरी लॉजिकल थिंग। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सेकंड वाज मिडिल क्लास। मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास इज मिडिल क्लास स्क्वीजिंग। का डेफिनेटली आई फील देयर इज अ क्राइसिस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो ज्यादातर इट्स फॉर द पुअर एंड अनप्रिविलेज सेक्शन, डिप्राइव्ड पॉपुलेशन। और गवर्नमेंट जो टैक्स बेनिफिट्स देती है कुछ कुछ, वो अपर सेक्शन को मिल जाते हैं। ठीक है। मिडिल क्लास को टैक्स भी देना पड़ता है और गवर्नमेंट स्कीम भी नहीं मिलती। सो बीच में पिसती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास। जो कि अभी निर्मला सीतारमन जी के काफी इंटरव्यूज हैं विच टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट्स इंटेंशन टू टैक्स पीपल मोर। एंड जैसे जीएसटी है, अभी कैरामलाइज पॉपकॉर्न का जो बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा था कि पॉपकॉर्न की स्लैब्स बना दिए 3, हम्म। एंड दे वर टॉकिंग अबाउट जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है। तो वन नेशन वन टैक्स में एक ही पॉपकॉर्न है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपकॉर्न में डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हैं। ठीक है। तो हाउ इज इट वन नेशन वन टैक्स? पहली चीज ये। ठीक है। दूसरी चीज ये कि टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन ईच एंड एवरीथिंग। मतलब इंश्योरेंस लेने जाओ आप, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हम्म। जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है आज के टाइम में, बेसिक नीड है, क्योंकि हेल्थ एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया है, हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस पे भी जीएसटी देना पड़ रहा है, विच एंड इज बैड। आई हर्ड डाटा कि 50 or 60% ऑफ इंडियंस आर जस्ट वन हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। एक बार हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, एक हफ्ते की हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, पूरी फैमिली क्राइसिस में आ जाती है, सिर्फ एक हफ्ते की हॉस्पिटलाइजेशन से। पर सर जैसे अभी हमने मिडिल क्लास की बात करी कि मिडिल क्लास इज स्क्वीजिंग, ठीक है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ इंडिया का टारगेट है कि 2000 मतलब 10 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है। बिल्कुल, कुछ सालों में, तो क्या 15 ईयर्स। वो ड्रीम सच में रियलाइज हो पाएगा मिडिल क्लास की क्राइसिस के बावजूद? देखो बन तो जाएंगे, बट एट व्हाट कॉस्ट? दैट इज व्हाई अर्लियर आई सेड कि एक तो है कि अपनी जीडीपी देखते रहो, हम्म। एक है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, मिडिल क्लास देखो कि मिडिल क्लास बेटर हो रही है कि नहीं। जो अपर क्लास में है उनके पास तो अभी बहुत सारा पैसा है हम्म। कि वो बहुत आगे ले जाए हमारी कंट्री को। हम्म। बट मिडिल क्लास जब तक बढ़ेगी नहीं, तब तक प्रॉस्पेरिटी होगी कि नहीं, वो दैट इज नॉट मतलब एब्सोल्यूट। यार दैट इज नॉट गिवन। नहीं, इसके बाद पूछता हूँ, एक मेरे क्वेश्चन आ रहा है कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, आपने दो टर्म्स को एक तरह से लिंक किया कि जिस मतलब कि एवरीवन शुड गेट अ इक्वल अमाउंट मनी, हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए, तो पर कैपिटा इनकम में। मतलब इट इज ट्रू, एवरीवन शुड नॉट गेट इक्वल अमाउंट, मेरिट पे होनी चाहिए चीजें। ठीक है। बट दोज हु आर एट द लोअर स्ट्रेटा, उनको मेरिटोरियस बनाओ भी तो। सर मेरा वही पॉइंट है कि अगर जीडीपी को हम देखते हैं, तो अगर जीडीपी पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर कैपिटा पे ध्यान देते हैं, राइट? तो बिल्कुल, हमारी जो वॉइस है वो इंटरनेशनली कम होती है। क्या पता इससे अगर हम पर कैपिटा देखते रहें तो जीडीपी, अगर बिल्कुल, हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे टू द लोअर बेस, तो हमारी जीडीपी पे इफेक्ट आ सकता है, वो गिर सकती है, राइट? तो अगर हम उसका पर कैपिटा इनकम का ध्यान देते हैं तो जीडीपी गिर जाती है, जिससे हमारी जो इंटरनेशनल वॉइस, जो ग्लोबल वॉइस अब उठी है, राइट, उस पे इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर हम जीडीपी देखते हैं तो सारा का सारा जो पैसा है वो रॉबिनहुड, मतलब उसके रॉबिनहुड तो है नहीं कोई, सारा का सारा पैसा अपर स्ट्रेटा की तरफ जा रहा है। व्हाट डू इंडिया शुड चूज? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पे मेरा थोड़ा डिफरेंट टेक है। तो सर जीडीपी की
इंडिया की जो जीडीपी है वो तो बहुत अच्छी है, राइट? लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत अच्छा नहीं। जापान, यूके, जो यूके हमारे इकोनॉमी पीछे, मतलब जिससे बैक थोड़ी सी, सिक्स लार्जेस्ट सिक्स इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी और हम फिफ्थ लार्जेस्ट हैं, उससे भी पुअर परफॉर्मेंस है हमारी। बहुत पुअर है। तो फिर बिल्कुल। इनइक्वालिटी आ जाती है ना इस चीज में। इनइक्वालिटी इज अ वेरी बिग इशू। इनइक्वालिटी हमारी कंट्री का अभी के टाइम पे सबसे बड़ा इशू है। बट कुछ लोग बोलते हैं कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट ऑल्सो, कि अगर आप ऊपर से लेके नीचे दे दो हम्म। तो डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम? नीचे वालों की कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मतलब इसमें मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि आप ऊपर से लेके नीचे मत दो, ठीक है। आप नीचे वालों को इतना केपेबल बनाओ कि वो ऊपर जा सके। वही सोशल मोबिलिटी जिस पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। कि वो नीचे वाली पॉपुलेशन इतनी मेरिटोरियस होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, उनके हेल्थ केयर अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, हम्म। ताकि उनमें इतनी कैपेसिटी हो कि थ्रू देयर एजुकेशन, थ्रू देयर माइंड, थ्रू देयर ऑन्टरप्रेन्योरल स्किल्स वो ऊपर जा सके। सोशल मोबिलिटी में हम्म। एक स्ट्राटा से वो दूसरे स्ट्राटा मूव कर सके। एक पोस्टमैन का बच्चा एक डॉक्टर बन सके, ठीक है। एक नॉर्मल शॉप ओनर का बच्चा एक पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट बन के प्रोफेसर बन सके। हम्म। उतनी सोशल मोबिलिटी जब मास स्केल में कंट्री में आ जाएगी हम्म। तो ये इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। ठीक है। तो ये बोलना कि अमीरों को अमीर नहीं होना चाहिए, अमीरों को अमीर होने के बजाय गरीबों को देना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। उल्टा अमीरों को अमीर होना चाहिए और गरीबों को और अमीर होना चाहिए। देयर इज अ सेइंग है ना कि डोंट गिव अ फिश, ट्राई टीच देम हाउ टू कैच अ हाउ टू फिश। कैच अ फिश, तो जैसे ये बहुत सिंपल फिलोसफी कि डोंट डिस्ट्रीब्यूट द पाई, ब्रॉडन द पाई एंड मेक द पाई इवन लार्ज। पाई को बढ़ा दो। पाई को बढ़ाएंगे तो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से और मैन्युफैक्चरिंग से होता है, राइट? ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग में अभी हम बहुत पीछे हैं एज कम्पेयर बिल्कुल। टू चाइना। वी आर अगर हम नॉट। कंपेयर ना भी करें चाइना से, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग एज अ होल हमारी कंट्री में हम उसका पोटेंशियल यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में जितने लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं कि नहीं? इसमें एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है कि एग्रीकल्चर में 40-50% ऑफ आर कंट्रीज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट और स्टिल एम्प्लॉयड। ठीक है। बट उसमें से आधी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में है हम्म। वो प्रोडक्टिवली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। ठीक है। एक फार्म में अगर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, हम्म। 20 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा 10 लोग काम कर रहे हैं वो किस लिए काम कर रहे हैं? हम्म। प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो या तो एग्रीकल्चर में उनका काम कुछ ऐसा बढ़ा दो, या कुछ ऐसा उनको काम दे दो टेक की वजह से कि दे आर मोर प्रोडक्टिव, या उनको मूव कर दो मैन्युफैक्चरिंग में। हम अनएम्प्लॉयमेंट पे आए, राइट? तो हम्म। आई आई रिमेम्बर द डाटा कि जहाँ पे अब स्किल इंडिया का डाटा निकला था, हाँ। जिसके अंदर आया था कि मोर देन 35% ऑफ बीटेक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं, 30% एमबीए बिल्कुल बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है, बिल्कुल। मोर देन 75% पॉलिटेक्निकल एंड आईआईटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अगर सर इतने पढ़े लिखे हो के भी अनएम्प्लॉयमेंट, आपने तो स्किल कहा था ना कि स्किल है, अब बीटेक वाले के पास अच्छी खासी स्किल्स हैं, मतलब ही इज हैविंग अ गुड एजुकेशन, तो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? स्किल और डिग्री में बहुत बड़ा डिफरेंस। अभी का रीसेंट डेटा है लास्ट ईयर का, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, या आईआईटीज एज अ होल, इस बार उनकी प्लेसमेंट गिरी है। वो इसलिए नहीं गिरी कि आईआईटी वालों को कोई हायर नहीं करना चाहता, वो इसलिए गिरी है कि अभी जो करंट स्किल्स रिक्वायर्ड है वो अभी लोगों में नहीं है।